अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्की सियासी मंजरनामे पर और ये जानने की कोशिश करेंगे जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं उस इलेक्शन के इंतजामात कैसे हैं, वहाँ की हुकूमत इन इंतजामात को लेकर कितनी पुरुमीद है, कितनी कॉन्फिडेंट है और कितनी ज़्यादा अफर्मेटिव है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे जो वहाँ पर जो जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है, जो पोलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, उनके सरबराहान, उनके लीडरान मौजूद हैं, वो किस किस्म के इस वक्त जलसे कर रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और किन उमूर पर जो है वो सियासत हो रही है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से और साथ ही साथ हम ये भी आज गुफ्तगू को ज़ेर बहस लाएंगे जो फैसला रिपोर्ट के अंदर सुनाया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इमा पर, उनकी इंस्ट्रक्शन पर जो एक रिपोर्ट मुरतब की गई। ISPR ने उसकी कल खबर दी, उसके देने के बाद एक अपोजिशन का रिएक्शन आया जो मिला जुला रिएक्शन था, जिसपे मुस्लिम लीग नून ने जो है इसको फ़िलहाल तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसको रिजेक्ट किया और उसके साथ साथ ये भी कहा कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। इस पर भी बात करेंगे। अभी मैं अपने मेहमानों की जाने बढ़ता हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें केयर टेकर CM हैं मीर अब्बास साहब गिलगित बल्तिस्तान के। सर वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके प्रोग्राम ज्वाइन करने का। सर ये बताइए कि अभी तक के इंतजामात क्या आपके कंट्रोल में हैं जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके हवाले से? बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। तो अभी तक सिलसिला बड़े पुरअमन तरीके से जारी है। अगर हमारे कंट्रोल में ना होता तो फसादात होते हैं। हमारे कंट्रोल में होने की वजह से पुरअमन जलसे हो रहे हैं, पुरअमन रैलीज निकाली जा रही हैं। ये बताइएगा खान साहब के एक ये एलिगेशन है कि इस जो कैंपेन जो चल रही है इसके अंदर इस किस्म की तकारीर की जा रही हैं, इस किस्म की कैंपेनिंग की जा रही है जिससे जो एनवायरनमेंट ओवरऑल है GP का वो काफ़ी टेंस्ड है और वो काफ़ी ऐसा हो सकता है जो किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल की जाने बढ़ सकता है जिसमें कोई क्लैश हो या जिसमें कोई प्रॉब्लम हो कारकुनान के दरमियान जो मुख्तलिफ पार्टियों के वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हवाले से आप लोगों ने कोई मेजर्स लिए हैं? आप कोई बता सकते हैं वो किस किस्म का वो स्टेटमेंट है, किस किस्म का बयानिया है जिसकी वजह से आप मरियम नवाज साहिबा का बयानिया, अमीन गंडापुर साहब का बयानिया, बिलावल भुट्टो का बयानिया, जिस किस्म के अल्फाज का चुनाव किया जा रहा है, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स है, उससे पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त तनाव की कैफियत का शिकार है। जब जिस जगह पर ये हो रहे हैं, जिस जगह पर इलेक्शन होने जा रहा है, जब उस जगह से ये हीट इनिशिएट हो रही है तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि किसी भी किस्म का कोई ऐसा मामला ना हो जाए जिसमें कारकुनान को ज़्यादा जज्बाती हो जाएं। आजकल वैसे ही जज्बात में आके बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हम देख रहे हैं, तो ये ना हो जाए कि वो जज्बात में आ जाए, जज्बात में आके किसी किस्म का कोई स्कफल हो, कोई लड़ाई हो, कुछ वोटिंग डे के ऊपर किसी किस्म का मसला हो। सिक्योरिटी के मामला बहुत सारे हैं। बिल्कुल आप मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह ताला हमारे वहाँ माहौल ठंडा है। इस वक्त -2-3 पर टेम्परेचर जा रहा है। इस किस्म के माहौल में थोड़ा सा जिस्म गर्म रखने के लिए ठीक है, लेकिन क्लेश की कोई सूरत नहीं है। आप मुतमईन रहें, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सियासत में और इस किस्म के इलेक्शन में ऐसे हालात में इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं, वो बयानात के हद तक हैं, लेकिन क्लेश इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल नहीं होंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो गई तो सिचुएशन बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारी हुकूमत के कंट्रोल में है फुली। तो थोड़ा सा सर खास जरा हमें सिक्योरिटी की डिटेल बताएगा, क्योंकि फ़ौज जो है ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी की फ़राइज़ इस दफ़ा अंजाम नहीं दे रही। वहाँ पर पुलिस जो है लोकल आपकी इंतज़ामिया जो है वो सिक्योरिटी को लुक आफ्टर करेगी। थोड़ा सा हमें ज़रा व्यूअर्स को हमारे बताइएगा कि सिक्योरिटी किन लेयर्स में आपने वहाँ पर मुरतब की हुई है? सिक्योरिटी हमारी इंतहाई मौसर तरीके से बीफ्ड अप है। हमने बाहर से भी पुलिस वाले मंगवाए हुए हैं। कराची की पुलिस हमारे पास आ रही है, KPK की आ रही है, इस्लामाबाद की आ रही है, रेंजर्स हमारे पास आ रहे हैं, फ्रंटियर कंस्टेबलरी के जवान हमारे पास आ रहे हैं। वी आर मच स्ट्रेंथन इन शेप ऑफ द फोर्सेस। इंशाअल्लाह ताला बात नहीं है। ये बताइएगा सर, अब हम देख रहे हैं ऐसे बयानात आ रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा ने वैसे बयानात दिए, बिलावल ने भी आज उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जी धांधली जो है वो पहले ही प्री पोल जो है वो रिगिंग की जा रही है, धांधली होने का खदशा है। अगर धांधली इस दफ़ा, मरीम नवाज की स्टेटमेंट अगर इस दफ़ा धांधली हुई तो हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। अब धांधली हुई या ना हुई, ज़ाहिर है ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आप वहाँ के केयर टेकर हैं, CM हैं, आप वहाँ के इंतज़ामी उमूर मामला देख रहे हैं। इन्हीं स्टेटमेंट्स या इन्हीं किस्म के बयानात की इमा पर अगर किसी किस्म का पोस्ट इलेक्शन को सिनेरियो क्रिएट हो जाए तो तब क्या करेंगे सर?
मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला ऐसे कोई बात बिल्कुल नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। इस किस्म के बयानात तो ट्रंप साहब ने भी अमेरिका में दिया था, और अमेरिका जो इस वक्त दुनिया का बेहतरीन जमहूरियत का चैंपियन समझा जाता है, ये बयानात तो आते रहते हैं, लेकिन एज सच ऐसी कोई बात हरगिज और हरगिज नहीं होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीएम बल्तिस्तान मौजूद थे मीर अफजल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मंसूर अली खान ने, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक लंबे अरसे से सहाफ़त से मुंसलिक हैं। वेलकम टू द शो मंसूर। मेरा आपसे सवाल ये, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस जो है वो काफ़ी करीब हैं और काफ़ी पॉलिटिकल जो माहौल है ख़ासा गर्म है, और वहाँ पर धुआंधार किस्म की तकरीर, कॉर्नर मीटिंग्स, जलसों से खिताब जारी है। ये बताइए कि आप क्या फोर्स सी कर रहे हैं? वोटर टर्न आउट अच्छा होगा, इलेक्शन कांटे का होगा, या आपको लगता है कि एक रूटीन इलेक्शन की तरह होगा जिस तरह जीबी में होते हैं? मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इस बार इलेक्शंस हैं वो काफी हद तक एबनॉर्मल है, अगर मैं इसको नॉर्मल का लफ्ज ना यूज करूं। इसकी वजह ये कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर ही एक बयानियों की जो जंग है एक दूसरे के खिलाफ, चाहे वो हुकूमत से हो या ऑपोजिशन के बातों से हो, वो इस मरतबा बहुत ज्यादा गर्म है। और बहुत सी पार्टीज जो हैं वो ये भी देख रही हैं कि क्या उनका बयानिया जो है वो आम आवाम में सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर फिलहाल जो हमारे पास अपडेट्स आई हैं और जो रिसेंट कुछ सर्वेस भी आए हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काफी एक नुमाया पोजीशन वहाँ पे रखने में कामयाब हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत देर से कैंपेनिंग कर रहे हैं, बड़ी रिगरस और एक्शन पैक्ड उनकी कैंपेन है। और ये बात उन्होंने अपने गालिबन नाना से सीखी है, क्योंकि नाना भी जब जीबी जाया करते थे तो एक एक जगह के बारे में बड़ी अच्छी तरह डिटेल से वो जानते थे कि कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है और कौन सी जगह जो है जहाँ पे जाके कैंपेनिंग करना बहुत जरूरी है। तो बिलावल ने एक बड़ी अच्छी कैंपेनिंग की है सारे अरसे के दौरान। मरियम नवाज थोड़ा सा लेट आई हैं, लेट एंट्रेंट हैं इस मामले में, लेकिन बहरहाल वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें ज़हन में रखना है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया है कि जनाब हमारे साथ जो है वो धांधली होना शुरू हो गई है, हमारे लोगों को फोन किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो सिलसिला वही है जो 2018 के इंतखाबात में था, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इस मरतबा जो असल मुकाबला है वो मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा। जी ये बताइएगा मंसूर कि मरीम नवाज साहबा का आपने जिक्र किया, मरीम नवाज साहबा ओवरऑल जो एक सियासत करती हैं उसमें कहती हैं कि सारा निज़ाम जमहूरियत पर नहीं है, ये सारा जो है आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो गवर्नमेंट को पावर में लाया गया। आज वो खुद फिर एक मरतबा से जमहूरियत के निज़ाम के ऊपर यकीन करके जीबी में इलेक्शन लड़ी है, कैंपेन कर रही है। ये क्या बात है, कुछ क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वाज़ेह मिसाल जो है वो 1985 का इलेक्शन है। वहां से जमहूरी ताकतों ने जो है वो काफी हद तक सीखा था कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन इलेक्शंस का बॉयकॉट किया था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उसी दौरान जो है वो दूसरी जमातों को बीच में अपने आप को लाने का मौका मिला था। अगर आपको याद हो कि नवाज शरीफ साहब की अपनी सियासत जो है वो वहीं से शुरू हुई थी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन इलेक्शंस का बॉयकॉट किया था। तो मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातें ये बात सीख चुकी हैं कि बॉयकॉट जो है वो एक सही फैसला नहीं है। और उसके बाद अगर आपको याद हो 2008 के इलेक्शंस में इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ ने उस वक्त 2008 के इलेक्शंस का बॉयकॉट किया था, जबकि नवाज शरीफ साहब ने पहले ऐलान किया था कि वो बॉयकॉट करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये यू टर्न लेके उन इंतखाबात में कंटेस्ट करने का फैसला कर लिया था। तो मेरे ख्याल में उसके बाद उनको इमरान खान साहब को भी इस बात का एहसास हुआ कि बॉयकॉट किसी भी मसले का हल नहीं है। तो ये सारी सियासी जमातें बेशक तनकीद करेंगी, धांधली का शोर भी मचाएंगी, कहीं चीज की ज्यादती हो रही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अब पाकिस्तान में कभी कोई ऐसे इलेक्शन होंगे जिसमें सियासी जमातें कंटेस्ट ना करें, अपने लोगों को, कैंडिडेट्स को खड़ा ना करें। ठीक है मंसूर, ये बताएं कि जो इस सारी कैंपेन के अंदर और इस सारे एक गर्म माहौल के अंदर जो जीबी में इलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी धुआंधार किस्म की हमने तकरीर देखी और ऐसी स्टेटमेंट्स भी देखी जो बिलो द बेल्ट हैं, जिसको सभी ने कंडेम किया। ये किस तरफ सियासत बढ़ रही है ओवरऑल? आई मीन हम किसी की एक स्टेटमेंट सुनने के भी रवादार नहीं रहे, वो चाहे अपोजिशन हो या चाहे हुकूमत हो या कोई भी स्टेक होल्डर हो। इतना टेंस माहौल क्यों लग रहा है आपको, क्या वजह है इसकी? अच्छा, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चूंकि ये लोग, ये तमाम हमारे सियासतदान इस बात का एहसास नहीं कर पा रहे कि हर गुजरते इलेक्शन के साथ, जो भी पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, पहले 2008 में, फिर 13 में, फिर 18 में और अब अगले 2023 में होंगे, हर गुजरते इलेक्शन के साथ हम एक नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर आ चुके हैं, जहां पे हर सूरत आप जो बात भी कहेंगे वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाएगी, फैल जाएगी। पहले फर्क ये था कि सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था, स्टेट मीडिया सिर्फ एक पीटीवी टेलीविजन था, तो तस्वीर तो दिखाई नहीं जाती। तो अब हमारा जो है वो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा दौर है कि जो भी आप तकरीर करेंगे वो सोशल मीडिया पे आ जाएगी और वैसे की वैसे ही आ जाएगी जो आप लोग कुछ भी बोलेंगे। तो मौजूदा सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि हमारे सियासतदान ऐसी जुबान, ऐसे अल्फाज बोलना शुरू हो गए हैं
कि शायद अब आप अपनी फैमिली को साथ बैठा के अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ बैठ के ये तकारीर सुन भी नहीं सकते कि आप क्या पैगाम देंगे। तो मेरे ख्याल में इनको भी अपने आप को जो है एक नए दौर के साथ जरा हम आहंग करने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है कि डिक्शनरी में से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो वो अपने बच्चों के सामने भी बोल सकें। जिस तरफ ये कम से कम ये तकारीर और ये जिस तरफ ये सियासत जारी है, पाकिस्तान इसका मुतहर्रिक नहीं हो सकता। ठीक है सर, थोड़ी सी बात मंसूर बात करते हैं हम जो सिंध पुलिस का मामला इस हवाले से। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के ऊपर ऑब्जर्वेशंस हमने देखी सबकी, और उसके बाद आर्मी चीफ ने इंस्ट्रक्ट किया, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं उसमें एक पार्टी ने बड़ी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया, बिलावल अपने जलसे में इसका जिक्र किया, दूसरी पार्टी ने कहा रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। आपको क्या लगता है किस पार्टी का बयान ये दुरुस्त है? देखिए, इस दोनों मामला के अंदर डिपेंड करता है कि दोनों जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, उनको तकलीफ क्या थी, आखिर उनको प्रॉब्लम क्या थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मेजर कंसर्न ये था कि सिंध पुलिस की जानिब से रिजल्टमेंट आई थी और उन्होंने छुट्टियां लेने का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से उनको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी था। इस सारी रिपोर्ट के बाद जो कुछ भी हुआ है, ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो भी एक्शन हुआ है, मेरे ख्याल में सिंध पुलिस कम से कम या उनके आईजी जो है वो सेटिस्फाइड हैं। तो अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टेक है या जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो उस हद तक अगर वो ये कह रहे हैं कि हम मुतमईन हैं तो उनके उस हद तक तो मामला सॉल्व है। लेकिन अगर बात मुस्लिम लीग नून की जाए तो वो ये समझते हैं कि जिस तरह कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया, जिन हालात में गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उनको कमरे से निकाला गया, उनके मुताबिक जिस तरह कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, उसके मुताबिक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं है और एक्शन इससे ज्यादा होना चाहिए था। वो ये समझते हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि ऑफिसर्स जो है कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे और उन्होंने अपने तय सब कुछ ये कर लिया और सारा कुछ ये फैसला कर दिया कि उन्होंने क्या एक्शन करना है, ये बात इनकम्प्लीट है। तो इसलिए मेरे ख्याल में दोनों को अपनी अपनी उनकी पोजीशंस हैं। एक जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन नजर आती है और एक जगह पे मुस्लिम लीग नून मुतमईन नहीं नजर आती। इसकी एक बहुत बड़ी वजह दोनों के बयानियों के अंदर भी एक फर्क है। मुस्लिम लीग नून जो है वो इदारों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल कर रही है, उसने इतनी एक सख्त पोजीशन ले ली है कि जिसके अंदर वो इदारों को किसी किस्म की भी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे लगता है मामला इसी तरह आगे भी चलेगा, इसके अंदर फिलहाल कोई लचक नजर नहीं आती। आपको फ्यूचर क्या लगता है पीडीएम का मंसूर? मेरे ख्याल में इसका जो फाइनल इम्तिहान होगा वो कम से कम नवंबर और दिसंबर नहीं है बल्कि जनवरी में आएगा। जनवरी में इनका असल इम्तिहान स्टार्ट होगा, जब ये कह रहे हैं कि जी हम फाइनल पुश करेंगे इस हुकूमत को गिराने की और इमरान खान साहब का इस्तीफा लेने की। फिलहाल जो सूरत हाल लग रही है, मैं नहीं देख रहा कि इमरान खान साहब अगले कम से कम 2 महीने में कोई इस्तीफा देंगे। और जनवरी के अंदर उसके बाद अगर ये किसी लॉन्ग मार्च का या धरने का ऐलान करते हैं, तब पीडीएम का असल इम्तिहान शुरू होगा कि ये 11 की 11 जमातें जो हैं ऐसी किसी मूव को सपोर्ट करने के लिए साथ इकट्ठी खड़ी होती हैं या नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मंसूर अली खान मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जी। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया मोहसिन शाहनवाज राजा साहब ने। वेलकम टू द शो मोहसिन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। ये बताइए कि जो कल रिपोर्ट आई है आर्मी चीफ की माँ पर, इनकी इंस्ट्रक्शंस पर जो एक कमेटी बनाई गई, उसने एक रिपोर्ट फॉर्म की और उस रिपोर्ट के ऊपर ISPR ने खबर दी। उस खबर के ऊपर मियाँ साहब ने नाराज़गी का कुछ इजहार किया है, रिजेक्ट कर दिया है। ये मियाँ साहब ने क्यों रिजेक्ट किया है, ये क्या मसला है, ये क्या बात है? देखिए, हमारे सुप्रीम लीडर मियाँ साहब हैं और मियाँ साहब का मौकफ है तो ये हम सबका मौकफ है। और बाकी जब तक ये रिपोर्ट डिटेल में तफसीली रिपोर्ट नहीं आती तो उस वक्त तक इसके ऊपर, इसकी वजूहात के ऊपर और इनकी जो भी रीजनिंग है कि वो क्या रीजनिंग है या क्या रोल एट्रीब्यूट किया गया है, किस तरीके से ऑर्डर्स को या अथॉरिटी को सुपरसीड किया गया है और किस बेसिस के ऊपर जो कंसर्न ऑफिसर्स के को जो मिलिट्री जो कोर्ट थी उसने उनको ये सजा सुनाई है। वंस वी गेट द डिटेल्ड क्वेरी रिपोर्ट उसके ऊपर मजीद विल बी एबल क्या बात कर सकते। अच्छा मोहसिन साहब, जो आपके इत्तेहादी हैं पीडीएम के अंदर, बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इससे नाखुश दिखाई दे रहे हैं। ये किस किस्म की जो है वो एक तजाद है आपका एक ही चीज़ के ऊपर, जबकि आप दोनों इससे इफेक्टिव थे? देखिए, अभी एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि दोनों पार्टीज की अपनी एक लाइन है और अपनी अपनी आइडियोलॉजी और अपना अपना व्यू है। अभी पीडीएम के फोरम से जो इस रिपोर्ट के ऊपर बातचीत होगी वो तो पीडीएम की आइंदा आने वाली मीटिंग्स में डिस्कशन होगी और एक कंसेंसस के साथ जो भी स्टेटमेंट आएगी वो आएगी। अभी बिलावल साहब अपना व्यू होल्ड कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब अपना व्यू होल्ड कर रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी है और उनका अपना सोच समझ का तरीका है। ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जो बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनका एक बयान है, उस बयान को लेकर बड़ी बाज़गश्त है, मुख्तलिफ हलकों में बहस जारी है, पीडीएम के इत्तेहाद को लेकर जो है बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है। आप उसके बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं
अपने तौर पर समझता हूँ कि उस इंटरव्यू ने डेंट जो है कोई नहीं किया। और उस इंटरव्यू में अगर आप देखें तो बिलावल मियां साहब की बात को निगेट नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब ने जो कहा होगा दुरुस्त कहा होगा, और 3 टाइम्स के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर वो ये बात कर रहे हैं तो उनके पास कोई एविडेंस भी होगा, कोई ना कोई जवाब होगा, वो ये बात कर रहे हैं। बाकी फिर जो उनकी अपनी राय है वो उन्होंने अपनी दी, तो उनकी एक बैलेंस ही अपनी राय थी और उनकी अपनी राय है। और मेरा ये ख्याल है कि पीडीएम में जितने भी लोग मौजूद हैं एक चीज पे तो सब इकट्ठे हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहते हैं कि नहीं चाहते, और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल जो है उसके मुताबिक अदारे जो है वो काम करते हैं या नहीं करते, इसमें तो सबका कंसेंसस है, जो बेसिक चीज है। बाकी थोड़ा बहुत फर्क होता रहता है, पॉलिटिक्स है, हर बंदे ने अपनी सियासत अपने हिसाब से करनी होती है। ये बताएं मोहसिन साहब कि जो एक इस वक्त तनाव की कैफियत है जो पूरे मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है उसके अंदर कायम है, और ये तनाव और ये खिंचाव, और किसी के हम स्टेटमेंट जो है वो तक बर्दाश्त नहीं कर पाते, कोई बयान बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक वज़ीर कुछ बोलता है तो अपोजिशन से कोई बयान आ जाता है, अपोजिशन कुछ बोलती है तो वज़ीर जो है वो चढ़ दौड़ते हैं। ये तनाव की कैफियत कैसे कम होनी है, किसने कम करनी है, आप इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, इनिशिएटिव लेने के लिए बड़े हमारे पास अदारे भी मौजूद हैं, और नेक नीति के साथ और नॉन पार्टीसन आर्बिट्रेटर जब आएगा तो अपने आप चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। जब पार्टीसन आर्बिट्रेटर होगा तो चीजें दुरुस्त नहीं होंगी। जैसे ही आर्बिट्रेटर कहेगा कि मैं नॉन पार्टीसन हूँ, मैं इम्पार्शियल, तो यू विल सी कि सब लोग बैठेंगे, बात भी करेंगे, बात सुनेंगे भी। तो ये तो मैं समझता हूँ आपके पास पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं, और हमारे मुल्क में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे अदारे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम कर सकती हैं, सबको एक टेबल पे बैठा भी सकती हैं और सब बैठ भी सकते हैं। अगर एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन कर ली जाए कि हमारा एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो वायलेशन होती है उसके ऊपर अगर आप कोई बैठ के बात करना चाहते हैं तो उसको बैठ के देख लिया जाए कि उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। तो बड़े फोरम्स हैं। मरियम नवाज साहिबा की आज की स्टेटमेंट है, वो कहती हैं कि हम जालिम के आगे डट जाएंगे। कौन है जालिम? हमें कोई जालिम के बारे में बताइए, कोई नाम लीजिए, कोई जो जुल्म का निज़ाम जिसका वो जिक्र आज भी अपनी तकरीर में जीबी में कर रही थी, कौन है ये जालिम जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है? देखिए, ये रिमार्क्स तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आते रहे हैं। ये रिमार्क्स ये एक सियासी जोश, जज्बा और बलबला जलसों में इस तरह की आप तकरीर के बीच में ये बातचीत होती रहती है। तो इसकी मेरे ख्याल से इसको इतना फारफेच नहीं लेके जाना चाहिए कि जालिम कौन है। जालिम हर दफा एक पार्टी ऑपोजिशन में होती है, वो हुकूमत को इलेक्शंस के बीच में वो उसके ऊपर तनकीद भी करती है, उसको जालिम भी कहती है, उसको करप्ट भी कहती है, उसको निगेट भी करती है, क्रिटिसाइज भी करती है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे सारा तनकीद करने का सिलसिला, और ये चलता रहता है। बट ये कोई स्पेसिफिक नहीं है किसी शख्स की फर्द वाहिद की तरफ। बेसिकली एक टायरनी है, एक सिस्टम है, और जालिम में आप किसी को भी डाल सकते हैं, आप नैब को भी डाल सकते हैं कि नैब ने भी जो जुल्म किए हैं इस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बाकी दीगर अदालतें अपने ऑब्जर्वेशंस में नैब की जो हाई हैंडेडनेस है और जो नैब की जरिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है उसको हाईलाइट कर चुकी है। तो ये चीजें जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो फिर ये जुल्म ही है जो हो रहा है। ये बताएं मोहसिन साहब के मियाँ साहब जो है वो अदालतों का सामना नहीं करते, वो यहाँ पर नहीं आते, उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, उनकी सेहत के हवाले से मसले मसाइल हैं, लेकिन वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है। वो वहाँ पर बैठकर सियासत कर रहे हैं, पार्टी को लीड कर रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं। अब तो जहांगीर खान तरीन जिनके ऊपर इल्ज़ाम था वो भी वापस आ चुके हैं। तो मियाँ साहब को अब सेहत के अलावा उनके लिए क्या चैलेंज है, क्या मसला है, वो किस वजह से वापस नहीं आ पा रहे? जहांगीर तरीन को तो जी फौरी तौर पे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार होना चाहिए था, उनको ये जेल में डालते। पाकिस्तान में चीनी जो है वो उतने की उतनी हुई है। जहांगीर तरीन तो एक आई वॉश है जो मेरा ख्याल से एक अरेंजमेंट के तहत आए हैं पाकिस्तान में, और उनको कोई ना कोई रोल दिया गया होगा जो वो करेंगे और जो सामने आ जाएगा कुछ अरसे तक रोल क्या था। और बाकी पाकिस्तान की मुल्क की जो अवाम है वो चीनी 100 रुपए से ऊपर ही लेगी। वो जहांगीर तरीन साहब के ना आने के साथ चीनी सस्ती होगी और ना ये माफियाज जो है इनका जोर टूटेगा, और मुल्क में इसी तरीके से जो काबीना है ये करप्शन की भरी हुई करप्ट लोगों की काबीना वो काम करती रहेगी।
अच्छा, मुझे ये बताएं, महंगाई का अभी जिक्र हुआ, चीनी का जिक्र हुआ। हुकूमत ये कहती है कि माजी की हुकूमतों ने जो महंगाई की उसके ज़िम्मेदार वो हैं। उन्होंने ऐसे कर्जे लिए, इतने इंटरेस्ट के ऊपर लिए कि जिसका खुमियाजा हम लोग, ये अवाम और इस वक्त की हुकूमत भुगत रही है। मुझे आप ये बताएं कि उनका ये बयानिया कुछ हद तक तो यकीनन जायज़ है, आप इसको किस तरह रिबटल करते हैं? देखिए, ये इतने नालायक हैं कि इनके पास जब कोई बात नहीं होती तो ये कहते हैं ये जो कुछ किया पिछलों ने किया है। 2 साल से आप गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए, अब तो मेरे ख्याल से जो ये एक नैरेटिव और बयानियां ये रखते हैं, अवाम तो अब इस बयानिए से बहुत आगे निकल गई। वो कहते चलो जी 6 महीने में ये आपकी मान लेते, अब 2.5 साल तकरीबन आधा टेन्योर मुकम्मल करने पे है ये गवर्नमेंट। तो अब तो कुछ ना कुछ अवाम को रिलीफ मिल जाना चाहिए था, लेकिन अवाम को ये रिलीफ दे नहीं सके, प्रोजेक्ट्स ये कर नहीं सके। बिजनेसमैन को इन्होंने नैब के जरिए मार के तबाह और बात कर दिया है, वो छोड़ के भागे हैं। जो एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट मुल्क में क्रिएट करना था, और दोस्त ममालिक थे जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, उनके बारे में इनके वुज़रा की ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट्स हैं, तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये एक स्टेट ऑफ आइसोलेशन में जा चुके हैं। ना इनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना मुल्क में इनसे बिजनेस कम्युनिटी को ये उसका जो ट्रस्ट है उसको रीगेन कर सके। तो ये तो इनकी अपनी गलतियां हैं कि जिस तरीके से इन्होंने नैब को इस्तेमाल किया है, FBI को इस्तेमाल किया, बेतरीक इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, और अभी भी ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान का जो बिजनेस कम्युनिटी है तबका है वो डिस्टर्ब होगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मोहसिन शाहनवाज मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, और अब गुफ्तगू के इस राउंड में मैं चाहता हूं कि हम कुछ ऐसे हक़ाइक़, कुछ ऐसी इनसाइड स्टोरीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें जो हमें क्लैरिटी दे कि जो कराची का सारा ये मामला हुआ, इसमें किस हद तक जारहाना अंदाज से जो है इस सारे मामले को डील किया गया और किस तरह इसकी इंक्वायरी की गई, और इस इंक्वायरी के बाद जो क्या मुतालबा है वो जायज़ है या नाजायज़ है। इस बारे में गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, वेरी सीनियर पर्सन। सर, वेलकम टू द शो जनरल साहब। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है, ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या हो जाना, उसके बाद आर्मी चीफ का इंटरवीन करना, इंक्वायरी के बारे में इंस्ट्रक्ट करना, इंक्वायरी का आ जाना, इस सारे को आप समराइज कैसे करते हैं और क्या देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे एक तो ये बात समझने की है कि जब कोई काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हो तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि अपनी ड्यूटी की परफॉर्मेंस में या अपने जज्बे के तहत कोई ऐसा काम कोई ऑफिसर या कोई जवान या कोई भी उनका मेंबर कर बैठे जो कि उनके दायरे कार से बाहर हो या कानूनी तौर पे दुरुस्त ना हो। इसके इम्कानात हमेशा मौजूद रहते हैं। गो कि फ़ौज बहुत कोशिश करती है कि अपने लोगों को कंट्रोल में रखे, डिसिप्लिन रखे। बहुत सारी हमारी इंटरनल इंक्वायरीज होती हैं जिनका आवाम को पता भी नहीं चलता, बहुत सारी सज़ाएँ होती हैं, और यही वजह है कि क्योंकि हम इसी माशरे के लोग हैं, उतने ही अच्छे उतने ही बुरे हैं जैसे कि ये माशरा है। तो इस इंस्टीट्यूशन को सही रखने के लिए, सही सिमत में रखने के लिए जो डिसिप्लिन है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो मेरिट सिस्टम है, उसी की बुनियाद पर ही चलता है। अब ये जो मामला हुआ था, अच्छी तरह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ। कायद के मज़ार पे जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो कुछ हुआ वो क़वानीन के मुताबिक नहीं था, वो खिलाफ कानून था। जो कायद के उसके बारे में है, और वी ऑल नो इट कि उसमें 3 साल कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, जो कुछ भी है। अब ये है कि साफ ज़ाहिर है किसी ने FIR की कोशिश की, नहीं हो सकी। उसके बाद थोड़ी सी शायद हाई हैंडेडनेस हो गई या प्रेशराइज किया गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो हो गया। लेकिन फिर ये मामला हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस पर एतराज़ किया, जिस पर आर्मी चीफ ने एक्शन लिया, और उसके बाद इंक्वायरी हुई और उसकी फाइंडिंग्स आपके सामने आ गई हैं। वो पता लग गया कि जी कुछ लोगों ने वाकई ट्रांसग्रेस की है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइन थी। अब वो जो तरीका है कि पहले इंक्वायरी होती है, उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस होता है, उसके बाद दो बातें हो सकती हैं। एक हम समरी डिस्पोजल कहते हैं, जिसमें सीनियर ऑफिसर जो भी उनका नेक्स्ट कमांडर होता है वो अपने तौर पे सजा दे सकता है, या फिर
कोर्ट मार्शल होता है जिसकी बुनियाद पर वो डिपेंड करता है कि अगर तो वो ऑफिसर मान जाए जिसकी भी गलती है कि जी ये मेरी गलती है, तो फिर समरी डिस्पोजल भी हो सकती है, उसकी में भी सजा होती है। अगर वो ना मान वो आगे जैसे बातचीत चलती है, यहाँ तक तो बात ठीक है। देखें, फौज ने तो शो कर दिया कि जी हम अकाउंटेबल हैं और जब गलती हो जाए तो उसको मानते भी हैं और उसका अजाला भी करते हैं। बाकी गलतियों का अजाला कौन करेगा? मतलब सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की तरफ सारी बंदूकें हैं और एक इंस्टीट्यूशन अपने आप को बताता फिरे कि जी हम अकाउंटेबल हैं, हम मेरिट पर चल रहे हैं, ये, और बाकी बेशक खानदान चलाते रहे उनको, बेशक एक फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा हो, और एक बंदे ने गलत काम किया है और पुलिस ने जो काम करना चाहिए था, FIR दर्ज होनी चाहिए थी, वो उससे इनकार किया है और बाद में जो इन्होंने एक किस्म की म्यूटनी की है। तो फौज ने तो अपना काम करके एक तरफ हो गई। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और बाकी जो सिटिंग गवर्नमेंट है PTI की, वो क्या करते हैं इस बारे में, जो वहां पर जो मामला हुआ था और जो आगे पुलिस वालों ने, सिंध पुलिस ने किया, वो ये अब देखने की चीज़ है। ठीक है जनरल साहब, ये बताइएगा कि इस सारे मामले को लेकर आपने देखा कि हुकूमत की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से मिले जुले जो है वो रिएक्शन आए। कुछ लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया। जैसे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह मुतालबा किया कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। ये मुतालबा कितना जायज़ है? असल रिपोर्ट का जो एसेंस होता है ना, वो होती है उसकी फाइंडिंग्स। ये सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई इंक्वायरी होती है उसका जो एसेंस होता है दैट इज द फाइंडिंग्स, और वो इतने मतलब सीनियर ऑफिसर के जिम्मे लगाया गया था, कोर कमांडर कराची के जिम्मे लगाया था। अब अगर ये उसको स्क्रूटनाइज करना चाहते हैं तो ये मैं अब इनको क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं। पहली बात तो ये है कि ये नवाज शरीफ को खुश करने के लिए ये इंक्वायरी नहीं हुई थी, ये अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए ये इंक्वायरी हुई थी। जब अंदाजा किया फौज ने कि इस किस्म का मामला हो सकता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की शिकायत पर हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, आपको पता है, उनकी अपनी भी एक इंक्वायरी चल रही है, अल्लाह करे वो सामने आ जाए। तो जो इंक्वायरियां सामने पब्लिक होने वाली हैं वो पब्लिक होती हैं। जो जितना इसको पब्लिक, इतना भी ये मैं समझता हूँ कि फौज को पब्लिक करने की पाबंद नहीं थी। वो ये भी कह सकती थी जी हमने उन लोगों को बस सजाएं दे दी हैं सब कुछ, लेकिन उन्होंने पूरा उसकी फाइंडिंग्स को पब्लिक किया है। तो ये तो ऐसे ही आप ये समझ, रिजेक्ट का लफ्ज तो उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है, वो बदला उतारने की कोशिश की है। जो आपको पता है कि एक दफा ISPR ने कहा था कि दैट इज रिजेक्टेड, तो कोई बात नहीं, वो दुनिया समझती है, सबके सामने है। तो ये किसी की खुशनुदी के लिए नहीं है, और मजीद किसी को खुश करने के लिए फौज कोई काम नहीं करेगी। फौज अपना काम करती है और अपने दायरे कार में रह के करती रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है जनरल साहब, ये बताएं कि इस सारे मामले में आप पुलिस के रोल को कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तो पुलिस का क्या कहना चाहिए, आप जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि पुलिस के अफसरान शायद अब सेटिस्फाई हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो है इसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है, बट पुलिस ने ओवरऑल तो जो एक्ट किया उसको लेके बहुत सारे लोगों ने कंडेम भी किया। कुछ ने अप्रिशिएट किया लेकिन कुछ ने कंडेम किया, और कंडेम उन्होंने करते हुए ये वजूहात बताई कि जी अगर आपके साथ इतना ही प्रॉब्लम था तो आप इस्तीफ़ा दे देते बजाय इसके कि आप छुट्टी पर जाने की बात करते। जी, पहली बात तो ये थी कि जो काम करना चाहिए था वहाँ के लेटर से थानेदार को, इंस्पेक्टर को, वो नहीं हुआ। फिर ऊपर ये बात चलती चली गई, SP तक गई होगी, फिर DIG तक, और फिर IG तक गई। और अब ये सिर्फ सिंध पुलिस की बात नहीं है, मैं सिर्फ सिंध पुलिस को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराता, तमाम पुलिस, तमाम सूबों की पुलिस का ये हाल है कि दे आर हाईली पोलिटिसाइज्ड। वो अपने हर वक्त देखते रहते हैं कि जी हमारा चीफ मिनिस्टर हमें कहाँ पर पोस्ट करेगा, हमें अब टेन्योर हमारा कितना, उन बेचारों का क्या मैं कसूर बताऊं। तो वो साफ ज़ाहिर है कि पूछे बगैर वो ये काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल शख्स था, और वो फिर उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो बुनियादी तौर पे ये पुलिस का, अदरवाइज कानूनी तौर पर तो देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने बजाक वक्त छुट्टी पुटअप की, तो ये एक म्यूटनी के उसमें आता है, जो गवर्नमेंट को चाहिए कि, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको देखे जिस तरीके से भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये नामुमकिन है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बगैर ये काम हुआ हो, या पॉलिटिकल डायरेक्शन के बगैर ये काम हुआ हो। पुलिस ब्यूरोक्रेसी इज हाईली पोलिटिसाइज्ड, वो उनको मैं कोई दोष नहीं देता, इसलिए कि ना उनके टेन्योर का कोई वो है मुकर्रर के जी यहाँ अगर पोस्टिंग होगी है तो 3 साल रहेगा,
ना उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है कि अगर कोई वो काम करें तो वो जिस तरफ मर्जी उसकी आप तावील कर लें, कभी उनको अदालत में ले जाएं, कभी कुछ उनको निकाल दें। जब तक आप पुलिस रिफॉर्म्स नहीं करते, पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को उन्हीं लाइंस पर इस्तवार नहीं करते कि जैसे फौज है आप उसका सरबराह मुकर्रर करें, उसके बाद उसकी पोस्टिंग कौन करता है, उसकी प्रमोशन कैसे होती है, उसका टेन्योर कैसे जनरल साहब मुकर्रर होता है, आपने भी जो है वो ये सब कुछ जो है ये उनके अपने हाथ में होना चाहिए। पुलिस की सियासत में या सियासतदानों की पुलिस में इन्वॉल्वमेंट का आपने जिक्र किया, ये एलिगेशन फौज पर भी है कि जी वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसको फौज ने रिजेक्ट किया, कंडेम किया। आर्मी चीफ साहब की इसके ऊपर स्टेटमेंट भी है। हमें ये बताएं हमारी व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि डे टू डे या सिक्योरिटी के हवाले से ऐसे यकीनन मामलात होते होंगे जिसमें फौज को इंटरवीन करना पड़ता होगा, तो क्या पॉलिटिशियन से इंटरवेंशन या डे टू डे या सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो इंटरवेंशन है वो होती है या नहीं होती, और अगर होती है तो किस हद तक होती है? देखिए, ये तो अभी बात बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई है और सब पर अयां है कि कराची का जो अमन कायम है इस वक्त, वो किसकी वजह से कायम है? क्या सिंध पुलिस ने वो अमन कायम कर लिया था? आपको लाना पड़ा रेंजर्स को और उनको ये सारे काम करने पड़े, यहाँ तक कि जो स्ट्रीट में स्नैचिंग थी जो अब फिर थोड़ी सी बढ़ रही है उसको ख़त्म किया गया, और जो इस किस्म के क्राइम्स हैं, स्ट्रीट क्राइम्स, उनको ख़त्म किया गया, भत्ताखोरी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया गया। ये किसने किया है? भूल जाते हैं ना लोग, और ये सियासतदान भी भूल जाते हैं कि खुद उन्होंने बुला के रेंजर्स से ये काम करवाया, और जो हो गया तो अब वही रेंजर्स उनको बहुत बुरे लगते हैं। तो बात ये मेरे भाई, ये अवाम के देखने की बात है। अब बंदा किससे अपील करे, किसके पास जाए? फौज सही कर रही है, अपना काम पूरी तंदही से कर रही है, अपनी पूरी कोशिश कर रही है, जो भी उनका दायरा कार में रह के कर सके। जहां हुकूमत उनसे मदद मांगती है वो करते हैं, और हुकूमत, जब मैं कहता हूँ सिंध की हुकूमत भी जब मदद मांगती है, पंजाब की हुकूमत भी जब मदद मांगती है, तो जो कानून के दायरे में है वो करते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि बाद वक़ात कोई थोड़ा सा कोई लाइन क्रॉस हो जाती हो, तो वो जब इतने काम हो रहे हैं तो हो ही जाता है। अब आपको पता है वहां पर सैलाब आया, उसके बाद जब नाले ठीक करने की बारी आई, जब गंद उठाने की बारी, फिर फौज याद आ गई, फिर रेंजर्स याद आ गए। तो ऐसे तो नहीं चल सकता कि आप ये समझें कि ये कोई कमीन है कि बस ये सिर्फ हमारे काम करने के लिए। आप देखें कि और फौज क्या काम कर रही है, सरहदों पर खड़ी हुई है, जो लोग आपके अंदर आए हुए हैं, बाहर के मुल्कों ने भेजे हैं, उनके साथ रोज मुकाबला कर रही है। उधर से ये दबाव डाल दिया जाए कि जी आप ये आपने गलत किया, ये गलत किया, तो मैं सोचता हूं कि ये अब चीज अवाम पर छोड़ देनी चाहिए। नवाज शरीफ का जो बयानिया है उनको लेने दें, उनको वोट लेने दें, पता लग जाए कि अवाम क्या कहते हैं। मेरे ख्याल उनको भी समझ आ जाएगी कि जब वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो उनके साथ कोई भी खड़ा हुआ नहीं होगा। उनकी अपनी हुई है, वो तो मरियम नवाज साहब भी कह रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में वो तो कह देंगे ना, वो तो जो भी अब तो फौज नहीं है ना, अब उन्होंने कहा जी फौज को हम नहीं बुलाएंगे गिलगित बल्तिस्तान में, तो अब वो धांधली किसके सर पे डालेंगे? पूछे वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वहां के, उनसे बात करें, जो भी है पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उनसे बात करें जब वो धांधली की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कोर्ट्स मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज़राए वो मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ऐसा आ गया कि उन्होंने तो सर धड़ की बाजी लगा दी है नवाज शरीफ साहब ने, फकत अपने पर्सनल उसके लिए और अपनी दौलत बचाने के लिए और अपने खानदान को बचाने के लिए, यहाँ तक कि अपने भाई पर भी वो एतबार नहीं करता। अच्छा। जब तक ये कौम इन मरूसी सियासत से अपनी जान नहीं छुड़ाती और ये जो जोंकें चिमड़ गई हैं, इनको, इनकी पार्टियों को चूस गई हैं और मुल्क को चूस गई हैं, जब तक इनको उठा के बाहर नहीं फेंका जाता, मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क तरक्की कर सकता। आखिरी सवाल जनरल साहब, ये बताएं सर कि आज के इस दौर में जो एक पॉलिटिकल टर्बुलेंस क्रिएटेड है, जो एक हाइप क्रिएट है, जो एक तनाव की कैफियत है, क्या इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के डायलॉग करने की, बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, बजाय इसके कि हम इसकी महाजराई करें, हेड ऑन हेड हो और बयानात का सिलसिला जारी हो जाए और फिर वो एक ला हासिल जो है वो बहस बन जाए? आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है या ये इस काबिल नहीं है जितनी अपोजिशन पार्टीज़ हैं कि बैठ के जो है वो इनके साथ तमाम स्टेक होल्डर्स बात कर सकें? गुजारा है ही नहीं, और आखिरकार होगा भी यही। मैं आपको बता देता हूँ, फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले मसाइल ज़रा जल्दी इसलिए हल हो जाते थे कि कोई ना कोई आर्बिट्रेटर मौजूद होता था। अब चूंकि तमाम जितनी इंस्टीट्यूशन हैं उनको तो उन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया, मतलब बकौल उनके ना वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना वो नैब को मानते हैं, ना वो इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना वो फौज को मानते हैं, जिसका मतलब ये रियासत पाकिस्तान को वो नहीं मानते, वो सिर्फ अपने आप को मानते हैं। तो अब ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है, क्योंकि लोग कुछ ऐसे हैं जो कि मिसगाइडेड हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं। तो इस बात के इम्कान है कि कोई बड़ा क्लैश खुदा ना खास्ता ना हो जाए।
अल्लाह करे कि उससे पहले कोई लोगों में समझ बूझ पैदा हो। ये ऐसे ही है एग्जैक्टली जो सीन मेरे ज़हन में आता है कि जब हिरन आपस में सींग फंसा दें और फंस जाएं और शेर आके दोनों को खा जाए। तो ये जो दुश्मन है वो इसी ताड़ में है, यही सोच रहा है कि जी किस वक्त मुझे मौका मिले और ये इस तरीके से फंस जाए कि, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे यकीन है कि हमारी फौज इस बात को समझती है, उनके पास इंटेलिजेंस पूरी मौजूद है, वो शायद इस मामले में से निकल जाएंगे और अल्लाह करे कि हम पूरी कौम निकल जाए उसमें से। तो ये सारे लोगों के सोचने की बात है। मैंने तो आपको पता है हमेशा से नेशनल डायलॉग की बात की है, समझ बूझ की बात की, आपस में बैठने की बात की, उसकी डिटेल फिर आपके किसी प्रोग्राम में मैं अगर आप कहेंगे मैं बताऊंगा। तो एक पूरा रोड मैप है मेरे पास जिसमें ये मसाइल हल हो सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमने आज प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की उसमें तमाम लोगों का कहना यही है, जो एक कंसेंसस बिल्ड हुआ वो ये है कि नेशनल डायलॉग की एक टेबल पर बैठकर तमाम स्टेक होल्डर्स के बात करने की अशद ज़रूरत है। गुफ्तगू की जाए, डायलॉग किया जाए, ना कि इस किस्म की महाजरे की जाए। इस टेंशन, इस तनाव से भरी हुई सारी एनवायरनमेंट को डिफ्यूज़ करने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। गुफ्तगू मज़ीद करेंगे आपसे आने वाले प्रोग्राम्स में। अभी अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।